हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं न्यू टॉपिक कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉनिक सेक्शन के आपके तीन पार्ट होते हैं, एक तो पैराबोला, एक एलिप्स और एक हाइपरबोला। तो ये पोर्शन काफी मोस्ट है आपका। सो आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है मेरा कॉनिक सेक्शन का। तो आज कॉनिक का पहला लेक्चर मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। कॉनिक सेक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं हम सांकप। सांकप कॉनिक सेक्शन में आपको ध्यान रखना है, कॉनिक सेक्शन काफी मोस्ट पार्ट है और इसके हमें इसमें तीन पार्टों को पढ़ना है। तीन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो आता है पैराबोला, दूसरा आता है एलिप्स और तीसरा आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला इसको हम बोलते हैं, पैराबोला को हम बोलते हैं हिंदी में परवलय, एलिप्स को दीर्घवृत्त और ये होता है आपका अतिपरवलय। अतिपरवलय ये काफी मोस्ट पार्ट है आपका 2D का और लगभग जेई मेन में आपके इससे 3 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आज के वीडियो में हम कॉनिक पर डिस्कस करेंगे, कॉनिक सेक्शन पर। फिर कॉनिक सेक्शन से बाद फिर हम इसके पार्ट पैराबोला, फर्स्ट पार्ट पैराबोला स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉनिक की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, परिभाषा, कॉनिक की परिभाषा। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। कॉनिक की डेफिनेशन बोल रहा हूं। कॉनिक सेक्शन एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है, जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एवं निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव अचर होता है। सदैव कैसा होता है? अचर होता है। और इस अचर को हम कॉनिक की उत्केंद्रता कहते हैं। इस अचर को हम कॉनिक की क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। जैसे एक चित्र बना के मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कॉनिक, जैसे मैंने क्या बोला कि कॉनिक एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है। यहां पर मैंने एक बिंदु ले लिया पॉइंट और यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और यहां पर एक आपकी फिक्स्ड लाइन ले ली। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहां पर सामने। तो ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका S। क्या बोला है डेफिनेशन में कि कॉनिक एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है। ओ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा आप सही कर लें। कॉनिक एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, ये S यहाँ पर क्या है? आपका फिक्स्ड पॉइंट है। स्थिर बिंदु से दूरी एवं निश्चित रेखा, ये निश्चित रेखा है, निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव अचर होता है। जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? आपका अचर होता है। जैसे यहाँ पर P जो है, सभी स्टूडेंट डेफिनेशन में बोल रहा था, सभी स्टूडेंट नोट कर लें डेफिनेशन को। जैसे ये P पॉइंट है, ये आपका मूविंग पॉइंट है, ये आपका मूविंग पॉइंट है, गतिमान बिंदु। S जो है वो आपका फिक्स्ड पॉइंट है।
ये फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड पॉइंट है। इस एस को ही हम फोकस बोलते हैं। एस को हम क्या बोलते हैं? फोकस। हिंदी में इसको बोलते हैं नाभि। और ये एक फिक्स्ड लाइन है। इस फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं? नियता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। तो पीएस और पीएम का जो अनुपात होगा, पीएस अपॉन पीएम, सॉरी यहां लिख देता हूं, जो पीएस अपॉन पीएम होगा जो आपका, वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम उत्केंद्रता बोलते हैं। कल मैंने आपको सर्कल का एक वीडियो बताया था, उसमें उत्केंद्रता शब्द का यूज किया था। बट मैंने उस समय ये कहा था कि आगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उत्केंद्रता होती क्या है। तो उत्केंद्रता क्या होती है कि एक फिक्स्ड, किसी बिंदु की एक फिक्स्ड बिंदु से दूरी एवं निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात क्या होती है? आपकी उत्केंद्रता होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो पीएस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? ईपीएम। ये डेफिनेशन होती है आपकी कॉनिक की, कॉनिक सेक्शन की। ये डेफिनेशन कहलाती है। डेफिनेशन में अगेन एक बार दोबारा बोल रहा हूं कि सांकव एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है जिसकी एक फिक्स्ड बिंदु, जिसकी एक फिक्स्ड बिंदु से दूरी। यहां पर फिक्स्ड बिंदु क्या है आपका? फिक्स्ड बिंदु को हम बोलते हैं नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि। फिक्स्ड बिंदु से दूरी एवं एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी। निश्चित रेखा को क्या बोलते हैं? नियता, डायरेक्ट्रिक्स। से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव अचर होता है। सदैव कैसा होता है? अचर होता है। एवं इस अचर अनुपात को, इस अचर को सांकव की उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकव की उत्केंद्रता कहते हैं। तो पीएस इक्वल टू क्या आ गया? ई पीएम आ गया। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है कॉनिक की। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक पर बात करते हैं। इसी टाइप से ही हम कॉनिक की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन मतलब सांकव का समीकरण। सांकव का समीकरण कैसे निकालेंगे? सांकव का समीकरण सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सांकव के समीकरण के लिए हमने माना सांकव की नाभि अल्फा कॉमा बीटा एवं नियता का समीकरण आपका क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। तो सांकव का समीकरण क्या होगा? सीधा सा आप फिर से यहीं पर देखें वापस अगेन कि यहाँ पर हमें ये दे दिया अल्फा कॉमा बीटा, और नियता की जो इक्वेशन है वो आपको दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी फार्मूले से, और p के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कंसीडर कर लिए? x कॉमा y कर लिए। तो ps
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और PM किसी बिंदु से रेखा के लंबवत दूरी। लंबवत दूरी होगी तो बस सीधा हमें फार्मूले में रखना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, x, y है। तो सीधा PS इक्वल टू क्या होता है, EP। PS इक्वल टू क्या होता है, EPM। तो PS कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, और इक्वल टू E। लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। लंबवत दूरी के लिए आप, लंबवत दूरी का फार्मूला मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, AX प्लस BY प्लस C और अपॉन में रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये लंबवत दूरी होती है, और इसको हम किस में लगा रखते हैं, हमेशा मॉड में रखते हैं। तो ये आपका होता है सांकव का समीकरण। ये किसका समीकरण है, आपका सांकव का समीकरण है। तो ये आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, सांकव का समीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं सांकव के लिए। ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। इंपोर्टेंट टर्म्स हैं ये, सॉरी, इंपोर्टेंट टर्म्स, या ऐसे बोल सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। ये पार्ट कॉमन पार्ट है, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सभी में सेम डेफिनेशन होती है। तो मैं डेफिनेशन बोलता चलूंगा, और आप लोगों को नोट करना है डेफिनेशन। सो पहला आता है आपका, फर्स्ट आता है एक्सिस, अक्ष, सांकव का अक्ष। सांकव का अक्ष क्या होता है, जो वह सरल रेखा जो नाभि से होकर गुजरती है, नाभि से होकर गुजरती है एवं नियता पर लंबवत होती है। नाभि से होकर गुजरेगी और नियता पर कैसी होगी, लंबवत होगी। मतलब यहां पर मैं शॉर्ट में लिखे देता हूं, पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स मतलब नाभि से, वह सरल रेखा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, वह सरल रेखा जो नाभि से होकर गुजरती है एवं नियता पर लंबवत होती है, क्या कहलाती है, अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, सांकव का अक्ष कहलाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि ये बार बार नहीं लिखाए जाएंगे आपको। पैराबोला, हाइपर इलिप्स, हाइपरबोला सभी में आएंगे, लेकिन बार बार नहीं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए। सभी के लिए ये सेम रहती है, बदलती नहीं है। तो अब सेकंड पॉइंट आता है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, वह बिंदु जो अक्ष एवं कर्व का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। वह प्रतिच्छेद बिंदु, वह प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष कहलाता है, जो अक्ष एवं कर्व, या ऐसे मान लो जहां अक्ष
कर्व को जिस बिंदु पर काटता है वह शीर्ष कहलाता है। कैसे बोला? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एक्सिस एंड कर्व, मतलब अक्ष कर्व को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु सांकव का शीर्ष कहलाता है। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड कर्व, मतलब अक्ष एवं वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? आपका शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इनको नोट करते चलें डेफिनेशन को। थर्ड नंबर पे आता है फोकल कोड। फोकल कोड, फोकल कोड क्या होती है? नाभीय जीवा। नाभीय जीवा क्या होती है? वह रेखा जो नाभि से होकर गुजरती है एवं वक्र को दो बिंदुओं पर काटती है। वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है? 2 पॉइंट्स पर काटती है, नाभीय जीवा कहलाती है। मतलब यहां पर अगर आप डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या लिखेंगे सभी स्टूडेंट? वह जीवा जो नाभि से होकर गुजरती है। सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वह जीवा जो नाभि से होकर गुजरती है फोकल कोड कहलाती है। मतलब एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से होकर गुजरती है और कर्व को कितने बिंदुओं पर काटती है? 2 पॉइंट्स पर कट करती है, वो नाभीय जीवा कहलाती है। ठीक है, ओके, क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरा नंबर नोट कर सकता है 9829377340, 9829377340। डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरे कि अच्छे से समझते रहें चीज़ों को, जिससे आगे अगर आप अभी समझते जाएंगे तो आगे जब हम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उनमें आपको इन डेफिनेशंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर इसके बाद आता है आपका डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट को बोलते हैं द्विकोटि। द्विकोटि, द्विकोटि की डेफिनेशन क्या होती है? वह रेखा जो अक्ष पर लंबवत होती है एवं कर्व को 2 पॉइंट्स पर काटती है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वक्र की वह जीवा जो अक्ष पर लंबवत होती है, जो अक्ष पर लंबवत होती है द्विकोटि कहलाती है। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट के। क्या बोला मैंने? अलाइन, सॉरी, अलाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड कट द कर्व 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पर कट करती है? 2 पॉइंट्स पर कट करती है, तो उसको हम बोलते हैं द्विकोटि। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5th नंबर पर आती है आपकी, लेटस रेक्टम। इसको हम बोलते हैं नाभि लंब। नाभि लंब और डबल ऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है नाभि लंब और द्विकोटि में।
दुई कोटि क्या होती है, अक्ष पर लंबवत होती है और 2 पॉइंट पर काटती है। लेटस रेक्टम जो नाभि लंब होता है वो भी अक्ष पर लंबवत होता है, परंतु नाभि से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है, नाभि से होकर गुजरता है, तो नाभि लंब कहलाता है। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है वह दुई कोटि जो नाभि से होकर गुजरती है नाभि लंब कहलाती है। द डबल ऑर्डिनेट्स ordinate passing through the focus। कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। वह दुई कोटि जो सदैव नाभि से होकर गुजरती है नाभि लंब कहलाती है। अब आता है सेंटर। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर। कर्सर वही कहाँ चला गया, सेंटर। सेंटर होता है आपका केंद्र। वह बिंदु जो कर्व के प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करती है। सीधा सा सेंटर के लिए डेफिनेशन है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोड ऑफ कॉनिक पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कॉनिक। मतलब वह बिंदु जो सांकव की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रत्येक जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, और जो इससे होकर गुजरती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक बात, महत्वपूर्ण बात क्या है कि परवलय का कोई भी सेंटर नहीं है। सेंटर केवल वृत्त, दीर्घवृत्त और अति परवलय का होता है। परवलय का कोई भी सेंटर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए सेंटर की डेफिनेशन क्या है आपकी, वह बिंदु, मतलब वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली जितनी भी जीवाएं हैं वो सभी समद्विभाजित होती हैं, सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सेंटर कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस थी आपकी कॉनिक की, जो आपके पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी में काम में आएंगी। उनको हम बार बार इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। चलिए पेज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन छोटा सा। बहुत देर हो गई थ्योरी पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। हमें सांकव का समीकरण निकालना है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, सांकव का समीकरण ज्ञात करना है। नाभि हमें दी गई है, नाभि है आपके 0,-1 और नियता का समीकरण है आपका 3x + 4y + 1 = 0। शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन, सांकव का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,-1 है एंड नियता कितनी है आपकी 3x + 4y + 1 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि हमें उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिसकी नाभि से दूरी, नाभि हमने यहाँ पर s मान ली, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नाभि से दूरी नियता के
से दूरी की दुगनी है। कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 गुनी है, मतलब यहाँ पर आपको सीधा सा दे रखा है पी एस इक्वल टू क्या है आपके पास 2 pm। पी एस इक्वल टू क्या है 2 pm। मैंने शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की डेप्थ लैंग्वेज काफी बड़ी थी। तो हमें एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिसकी नाभि से दूरी नियता के से दूरी के कितना है 2 गुनी है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे? सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। सबसे पहले हमने मान लिया कि माना P कोई बिंदु है, तो पी एस इक्वल टू क्या है आपके पास 2 pm। पी एस इक्वल टू 2 pm, तो पी एस कैसे आएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, और इक्वल में क्या आ जाएगा? ट्वाइस 3x प्लस 4y प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस 16। क्या आ जाएगा? स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 4, ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y प्लस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 25। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो वो आपकी क्या आ जाएगी? सांकव का समीकरण आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉनिक, मतलब कॉनिक का निरूपण। एक दो घात का व्यापक समीकरण सांकव निरूपित करता है। कब कब क्या कंडीशनों के लिए सांकव निरूपित करता है, ये मैंने आपको बताया था सर्कल में। जब मैंने आपको सर्कल बताया था और कंडीशन ऑफ सर्कल बताई थी, सर्कल के लिए प्रतिबंध, तब मैंने आपको एक दो घात का व्यापक समीकरण लिखा था। दो घात का व्यापक समीकरण था, वो सर्कल कब निरूपित करता है ये मैंने आपको उसमें बताया था। तो अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से यहाँ पर सभी स्टूडेंट थोड़ा सा पेज को हम आगे खिसकाए लेते हैं जिससे अपना पूरा पार्ट आ जाए इसमें, क्योंकि ये सेक्शन बड़ा है। यहाँ पर हम हेडिंग सिंपल सी डाले देते हैं, फोर कॉनिक, सांकव के लिए प्रतिबंध। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमें सीधा दो घात का व्यापक समीकरण लिखना है, एक बड़ा सारा सा। दो घात का व्यापक समीकरण, याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx/y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सांकव निरूपित करेगा। यदि आप चलिए ध्यान से देखना है, सांकव कोई एक पार्ट नहीं है। सांकव में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला भी आएंगे, और यहीं पर हम सभी के लिए कंडीशन पढ़ेंगे। चाहे वो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, उसके लिए भी हम कंडीशन देखेंगे, सर्कल के लिए भी देखेंगे।
तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, ये x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। जैसे हम इसको x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे ax स्क्वायर, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। x फिर इसके बाद x वाला टर्म्स आएगा, तो हमने x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा hy प्लस जी। फिर इसके बाद कांस्टेंट, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने द्विघात समीकरण तो पढ़ा ही होगा। द्विघात समीकरण में हमने एक शब्द पढ़ा था विविक्त कर, डिस्क्रीमेंट, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। तो अगर हम इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करें, ये a इक्वल टू ए है, b इक्वल टू आपका 2 इंटू एच वाई प्लस जी है, और c इक्वल टू ये पूरा है इतना। तो जब हम अगर d निकालेंगे इसका, तो d बराबर क्या आएगा, डिस्क्रीमेंट यहां पर लिखे देता हूं मैं, डिस्क्रीमेंट इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर बोलते हैं। तो दो ही घात समीकरण का तो विविक्त कर सभी स्टूडेंट को याद होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी स्टूडेंट चौथे में भी बता सकता है। बट इसका डिस्क्रीमेंट जब हम निकालेंगे, तो इसके डिस्क्रीमेंट को हम अलग डेल्टा से निरूपित करते हैं, अलग सिंबल लिया गया है डेल्टा। इस डेल्टा का बहुत ज्यादा रोल है पूरे आपके कंडीशन ऑफ फोर कॉनिक के लिए। डेल्टा बराबर होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर, ये डेल्टा होता है। इस डेल्टा का बहुत रोल है अब तुम्हारे इसमें कंडीशन फोर कॉनिक के लिए। तो सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से केसेस बना रहा हूँ। एक केस तो मैं बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन के लिए, और एक केस बनाऊंगा जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में अपन बात करेंगे। सो सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं कि एच डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर क्या हो, 0। अगर डेल्टा बराबर 0 होगा और एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, यहाँ पर कंडीशंस हैं अपने पास, यहाँ पर ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को। पहली कंडीशन है आपके पास कि ई 1 से बड़ा होगा, डेल्टा बराबर 0 होगा और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है। कंडीशन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, डेल्टा बराबर 0 क्या है, डेल्टा बराबर 0। और जब डेल्टा बराबर 0 होता है, तो ये जो इक्वेशन है दो घात का व्यापक समीकरण है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब रेखा युग्म निरूपित करता है। कैसी रेखाएं निरूपित करता है, रेखा युग्म निरूपित करता है। तो जब ई 1 से बड़ा होगा, डेल्टा बराबर 0 होगा और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, तो रेखाएं सांका मतलब समीकरण रेखा युग्म निरूपित करेगा, युग्म निरूपित करेगा। और रेखाएं कैसी होंगी, वास्तविक एवं भिन्न होंगी,
वास्तविक होंगी और कैसी होंगी, भिन्न होंगी जब E ग्रेटर देन 1। E तो वैसे उत्केंद्रता इसके लिए यूज कर लेते हैं, वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो उत्केंद्रता है वो आपकी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और इसमें एक कंडीशन मैं और जोड़े देता हूं कि जब पॉइंट कहाँ गया भाई, पॉइंट यहाँ पर एक कंडीशन में और जोड़ देता हूं, व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जब नाभि नियता पर होगी, जब नाभि किस पर होगी, नियता पर होगी, तो E ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1, डेल्टा बराबर 0 और H स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB, तो रेखा युग्म निरूपित करेगा ये। अब आता है सेकंड नंबर कि डेल्टा बराबर 0 और H स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB। यहाँ से E की कंडीशन हटा दीजिए, इसमें E का कोई रोल ही नहीं होता है इतना ज्यादा। तो और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो उत्केंद्रता होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो H स्क्वायर जब बराबर AB होगा तो ये रेखा युग्म जो है वो संपाती रेखा युग्म निरूपित करेगा। संपाती रेखा युग्म निरूपित करेगा। तीसरा नंबर आता है कि H स्क्वायर इज लेस देन AB। H स्क्वायर जब लेस देन AB होगा तो रेखाएं काल्पनिक होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी। चलिए केस सेकंड, ये तो बात हो गई स्ट्रेट लाइन के लिए, मैंने सर्कल के लिए आपको बता ही दिया था। चलिए केस सेकंड पर बात करते हैं। केस सेकंड आपका मोस्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ये रेखा युग्म के लिए था। केस सेकंड, जब डेल्टा बराबर नहीं होगा, डेल्टा जब 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि नाभि नियता पर नहीं होगी। रेखा जब जब नाभि नियता पर नहीं होगी, इसके लिए कंडीशन सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे कि जब E बराबर 1 होगा और H स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB होगा, तो ये परवलय निरूपित करेगा। क्या निरूपित करेगा, परवलय निरूपित करेगा। सेकंड आता है, जल्दी जल्दी हम करे देते हैं, जब E 1 से कम होगा और H स्क्वायर लेस देन AB होगा तो ये दीर्घवृत्त निरूपित करेगा। क्या निरूपित करेगा, दीर्घवृत्त। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं। पेज चेंज कर लिया भाई थोड़ा। थर्ड नंबर आता है, जब E 1 से बड़ा होगा और H स्क्वायर ग्रेटर देन AB होगा तो ये एक अति परवलय निरूपित करेगा। क्या, अति परवलय निरूपित करेगा। और नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, जब E बराबर क्या होगा, √2 होगा। E बराबर √2 होगा और H स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा, AB होगा, और A प्लस B बराबर 0 होगा, तो उस समय ये समकोणिक अति परवलय निरूपित करेगा। समकोणिक अति परवलय निरूपित करेगा।
सर्कल के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा बराबर जीरो नहीं होता है, परंतु ई जो होता है वो जीरो होता है। मैंने आपको बता चुका था कि डेल्टा बराबर नहीं होगा जीरो के, और क्या आपका ई बराबर क्या होगा, जीरो। ये कंडीशंस होती हैं सभी स्टूडेंट्स को, इनके लिए याद रखना है। इन पर कभी कभी क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है इसमें सांकप में। तो आज हमने सांकप की डेफिनेशन, सांकप का इक्वेशन एंड कंडीशन फॉर कॉनिक सेक्शन, दो घात का व्यापक समीकरण कब सांकप निरूपित करता है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पैराबोला से स्टार्ट करेंगे सीधा। अब हम कॉनिक का हमने खत्म कर लिया है जो, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो डेफिनेशंस हैं वो याद कर लें सभी, और सब कंप्लीट करके रखें, जिससे आगे जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कॉल करके डिस्कस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।